हेलो एवरीवन। बिना किसी ज़्यादा हेडिंग के मैं अपने लास्ट टॉपिक में ही कंटिन्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ लास्ट डे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे थे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन। कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे वहाँ पे, तो उसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हुआ आज इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने वही एक रिएक्शन लिखी है जो लास्ट लेक्चर में समझा रहा था। NO2 प्लस CO गिव्स CO2 प्लस NO2, CO2 प्लस NO, सॉरी ये यहाँ थोड़ा ठीक कर देता हूँ, CO2 प्लस NO। तो मैंने कहा लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है कि NO2 और CO की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा था कि कुछ डाउट आ गए थे, नहीं ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। CO की कंसंट्रेशन को जब मैं बढ़ाता था तो कोई असर ही नहीं होता था, और NO2 की कंसंट्रेशन को जब मैं ट्वाइस करता था तो रेट 4 टाइम्स हो जाता था। जबकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर इसको डबल करूँगा तो रेट डबल होगा। चलिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लॉ ऑफ मास सेक्शन की स्टोरी फ्लॉप हो जाती है, तो वहाँ पे काइनेटिक्स पैदा होती है। वहाँ पे हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसके पूरे मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं। और वो मैकेनिज़्म क्या है, देखें आप। फर्स्ट स्टेप में NO2 के 2 पार्टिकल्स आपस में रिएक्शन करेंगे और NO प्लस NO3 बनाते हैं। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में NO3 CO से रिएक्शन करेगा और वो CO2 प्लस NO2 बनाएगा। आप दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए तो आपके पास फाइनल यही रिएक्शन बनेगी जो मैंने ऊपर दिखा रखी है। और इन दोनों स्टेप्स में ध्यान से देखने पे मुझे पता चलता है कि जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है और वो रेट डिटर्मिनिंग है। अब कुछ बच्चे सोचने लगे होंगे कि देख के कैसे पता चल रहा है कि वो स्लो स्टेप है। देख के कुछ पता नहीं चल रहा कि स्लो है, कि भाई मैं पहले वाले को स्लो बताऊं कि दूसरे वाले को बताऊं। ये प्रैक्टिकली पता किया जाता है कि कौन स्लो है कौन फास्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये कल वाला एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ मैं, वो स्लो स्टेप वाली कहानी भी समझ में आ जाएगी। ये एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है जिसके अंदर 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट बना रखे हैं। एक कंपार्टमेंट A है जहां पे सारे जो भी उसके कंटेंट हैं उनको असेंबल किया जाता है। साइकिल के जितने भी कंटेंट हैं उन सबको असेंबल किया जाता है, वो एक सेक्शन है। यहाँ पे उसकी लेबलिंग, लाइक किस ब्रांड की है वो, और उसकी फिनिशिंग की जाती है। यहाँ पे स्टोरेज और सप्लाई की जाती है। फैक्ट्री के 4 सेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको। एक जगह पे असेंबलिंग होगा, दूसरी जगह पे लेबलिंग और फिनिशिंग होगी, तीसरी जगह पे स्टोरेज और सप्लाई होगी, और एक ये सेक्शन है जहां पे उन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन है। दोबारा देखें, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, लेबलिंग एंड फिनिशिंग, स्टोरेज एंड सप्लाई। पर डे यहाँ से 1000 साइकिल्स मार्केट में सप्लाई हो रही हैं। सब जगह पे मैंने वर्कर्स भेज रखे हैं। सपोज करें 10 वर्कर यहाँ दे रखे हैं, 10 यहाँ दे रखे हैं, 10 यहाँ दे रखे हैं और 10 यहाँ दे रखे हैं। टोटल 40 वर्कर्स मेरे काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा पर डे जो साइकिल का प्रोडक्शन है वो 1500 हो जाए, कुछ बढ़ जाए, रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए, और मैं कुछ वर्कर्स को बढ़ाने की सोचता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे वर्कर्स बढ़ा देता हूँ, 10 की बजाय 20 कर देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो क्यों? क्या बिल्कुल नहीं बढ़ सकता? बढ़ भी सकता है, मैं पक्का नहीं कह रहा, बट ये भी श्योर है कि क्या पता बिल्कुल भी ना बढ़े। वो क्यों? मैं इन चारों सेक्शंस को अगर ऑब्जर्व करूं तो मैं देखता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग वाले अपना काम ख़त्म कर ही नहीं पा रहे, बहुत वर्कलोड है उस सेक्शन में, जबकि असेंबलिंग और लेबलिंग वाले बिल्कुल खाली बैठे हैं।
रादर वो तो जैसे ही काम आता है वो फटाफट से एक असेंबल कर देते हैं और लेबल कर देते हैं एंड देन स्टोरेज सप्लाई के पास भेज देते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी स्पेयर हैं, वो मस्ती में काम करते हैं, 5-4 तो खाली बैठे रहते हैं, 5-4 काम करते रहते हैं, जबकि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड है। अब अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है और मैं यहाँ पे या यहाँ पे वर्कर भेजता हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ तभी होगा जब मोस्ट लोडेड सेक्शन पे मैं वर्कर्स को भेजूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पे वर्कर्स को बढ़ा दिया तो डेफिनेटली फिर इनके पास भी ऑटोमेटिकली काम बढ़ जाएगा, ये भी सारे एक्टिवली काम करने लग जाएंगे, रिजल्टिंग यहाँ पे साइकिल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ वर्कर्स नहीं बढ़ाए तो यहाँ बेशक बढ़ाता फिरूँ, साइकिल्स वही 1000 ही निकल रही होंगी, क्योंकि ये वाला सेक्शन सबसे स्लो काम कर रहा था। तो प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड करता था कि वो वहाँ पे कितने हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्कर्स को बढ़ाऊँगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर मैं यहाँ पे वर्कर्स को नहीं बढ़ाऊँगा, यहाँ बढ़ाऊँगा, तो क्योंकि वो तो ऑलरेडी जितना लिमिट है उनका मैन्युफैक्चर करने का इंस्ट्रूमेंट वो उतने ही बना पा रहे होंगे, रिजल्टिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये तो हुआ एक बात कि स्लो स्टेप रेट को डिटरमिन करेगा। अब मुझे कैसे पता चले कि ये स्लो काम कर रहे हैं? डेफिनेटली जब मैं इसके अंदर घूमूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन स्लो काम कर रहा है, कौन से निठल्ले बैठे हैं। यही चीज़ रिएक्शन में है। अगर रिएक्शन का मुझे स्लो स्टेप चेक करना है तो उस स्लो स्टेप को मैं उसके रिएक्शन के दौरान लगने वाले टाइम्स को नोट करूंगा, तभी मुझे जाके पता चलता है कि कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा फास्ट है। एज सच इसको देख के कि ये स्लो है या ये स्लो है, ऐसा कोई जादूगरी तरीका नहीं है कि मैं ये देख पाऊँ कि ये स्लो है या ये फास्ट है। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या याद ही रखना पड़ेगा कि कौन स्लो है? हाँ, मैं बोलूँगा कि रिएक्शन में हमें ये याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा फास्ट है। एज सच रिएक्शन देख के हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते, हमें लगाना भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में वो बता देंगे या हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप स्लो है। अभी तो हम सभी में देख के चलते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ ये स्लो है, तो रेट सिर्फ इस स्टेप पे डिपेंड करेगा। मतलब इसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू द पावर 2। 2 मोल NO2 स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हैं। मतलब मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई कर देता हूँ K NO2 रेज टू द पावर 2। हालांकि रिएक्शन में कहीं NO2 के 2 मोल नहीं थे, लेकिन मेरे इस एक्सप्रेशन में जो मैं रेट को एक्सप्रेस कर रहा हूँ उसमें NO2 के 2 मोल जरूर आ गए हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन तो कुछ ऐसा बोलता था जो सही नहीं हो रहा था प्रैक्टिकली। ये काइनेटिक्स बोलता है कि स्लो स्टेप रेट को डिटरमिन करेगा और स्लो स्टेप में इन्वॉल्व रिएक्टेंट रेट को डिटरमिन करेंगे तो NO2 रेट को डिटरमिन करेगा, रादर NO2 के 2 मोल रेट को डिटरमिन करेंगे, जबकि आपकी स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में तो सिर्फ NO2 1 मोल ही था। चलिए एक और एग्जाम्पल पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा बस, और फिर अपने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक रिएक्शन और मैंने यहाँ पे पुट की थी आपके सामने, बहुत आसान रिएक्शन है वो भी। H2 + Cl2 gives 2HCl। लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि रेट H2 और Cl2 दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा, बट मैंने जाके देखा वो ना H2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ना Cl2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता। रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, रादर हो रहा है। यहाँ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। या अगर मैं सोचूं कि अच्छा फिर H2 + Br2 में भी क्या ऐसा ही होगा, या H2 + I2 में भी क्या ऐसा ही होगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ और होगा। हर रिएक्शन का अपना कैरेक्टर होगा, हर रिएक्शन का अपना कोई एक स्लो स्टेप में रिएक्टेंट्स का या इंटरमीडिएट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख के ही पता किया जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे इस चैप्टर में काम नहीं है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन को देखिए। एक बिल्कुल XYZ की रिएक्शन लिखता हूँ मैं। जैसे मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, A moles of A + B moles of B आर गिविंग मी प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B।
जो कि हम काफ़ी बार देख चुके हैं गलत हो गया है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा हूं, जबकि मैं इन रियल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स देखना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स मुझे पता चलता है कि जो रेट है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a रेज टू द पावर अल्फा एंड b रेज टू द पावर बीटा। अब ये अल्फा बीटा कहाँ है? रिएक्शन में तो अल्फा बीटा कहीं दिख नहीं रहे। समझिए इसको, ए और बी वो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट के जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे थे। आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं 2, 3, 4, 1, 2 जो भी लिखते हो आप। और अल्फा बीटा वही नंबर ऑफ मोल्स हैं जो ए और बी के जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हैं। ये ए और बी स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होंगे, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, हो भी सकते हैं ना भी हों। अल्फा और बीटा क्या ए बी हो सकते हैं? तो मैं बोलूँगा यस हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ए का 1 मोल था, बी के 2 मोल थे और स्लो स्टेप में वो सारे इन्वॉल्व थे, तो अल्फा बीटा ही ए बी होंगे। बट जनरली हम जो सिचुएशन देखते हैं उसमें अल्फा बीटा ए बी से कुछ अलग हो सकते हैं। अब मेरी बात को समझें, रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी हैं जो आपकी दिखा रही रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि अल्फा बीटा उसी ए बी के वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो स्लो स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन में इन्वॉल्व रहे होंगे। ये अल्फा प्लस बीटा का जो सम है, जिसको मैं सम टाइम एन से भी यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा का सम मतलब जो एन वैल्यू है वो उसका ऑर्डर है। और आप ध्यान दें, ये अल्फा या बीटा ज़ीरो भी हो सकते हैं, एक नहीं दोनों भी। अल्फा भी ज़ीरो हो सकता है, बीटा भी ज़ीरो हो सकता है, दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं। इवन ये अल्फा या बीटा फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, लाइक 0.5 या 1.5। ऐसी बहुत रिएक्शन है जिसमें जो अल्फा और बीटा हैं वो फ्रैक्शंस में आपको दिखाई देते हैं। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं सिंपली अगर रिप्रेजेंट करूं, मान लीजिए मेरे पास ए मोल्स ऑफ ए थे और वो प्रोडक्ट बना रहे थे, मैं इसका रेट लिखूं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर एन, जहां पे एन मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन द स्लोएस्ट स्टेप हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन द स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है और ये नंबर ऑफ मोल्स इन द स्लोएस्ट स्टेप हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स ए के जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हुए होंगे। वो ए के बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। मैं इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दूंगा, रेट दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एन, जहां इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या बोलते हैं स्पीड कांस्टेंट, या बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट आपके पास के रहता है, जो किसी भी रिएक्शन के बारे में हमें कई तरह की इंफॉर्मेशंस देता है। तो चलिए हम लोग एक बार इस के को भी समझ लेते हैं कि ये के हमें क्या क्या बताएगा। अगर मैं यहाँ पे के को कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर दूँ, के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर एन। मैं एक्चुअली यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि इस के का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ये मुझे क्या क्या चीज़ें बताएगा और कैसे कैसे ये मेरे साथ खेलेगा इस पूरे चैप्टर के दौरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, के क्या सिग्निफिकेंस हैं। 2-3 मेन सिग्निफिकेंस को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। पहला पॉइंट आप नोट करें कि ये चेंज हो जाएगा विद चेंज इन टेम्परेचर। ये मैं पूरे चैप्टर की जान आपके सामने निकालने वाला हूँ ताकि आने वाले टाइम में हमें बहुत हेल्प मिले इस पॉइंट से। सिग्निफिकेंस क्या है? इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ा के आया था कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम देख रहा हूँ कि रेट बढ़ जाता है, ट्वाइस हो जाता था हर 10 डिग्री राइज करने पे एक आध रिएक्शन को छोड़ के। तो
अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो आपको पता है रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा, और जब रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा तो के भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो मैंने 1 मोल ले रखा है, टेम्परेचर 25 करूं या 30 करूं तो 1 मोल ही रहेगा। सो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रेट पे फर्क पड़ता है। रेट बढ़ता है मींस के बढ़ता है। मैं सीधा ये बोलना चाह रहा हूं कि टी बढ़ाओगे आप से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट के भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल यही बोलना चाहता हूं मैं। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप सुने यहां पे ध्यान से, व्हाट हैपन्स अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करूं ऑन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा आप, मैं इस ए की कंसंट्रेशन को चेंज करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। 1 मोल था 2 मोल करना चाहता हूं, तो मुझे लगा कि के जो है वो भी हाफ हो जाएगा। बट ध्यान दें, के डज नॉट चेंजेस, के में कोई बदलाव नहीं आता। ये कैसे हो गया? एक्चुअली अगर आप ए को बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा। आप कहेंगे सर जरूरी थोड़ी था, तो मैंने कहा यहाँ तो जरूरी है भाई। एन तो मैंने वही नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हैं, ये आपके रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं, ये तो वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व थे, तो उनकी कंसंट्रेशन पे तो रेट पक्का डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप ए को बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा, अगर आप ए को घटाएंगे तो रेट भी घटेगा, मतलब के वही बना रहेगा। के डज नॉट चेंजेस ऑन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का बैकबोन साबित होगा। मैंने एक रिएक्शन शुरू की, 1 घंटा वो रिएक्शन चली। पहले 5 मिनट में रेट कुछ अलग था, अगले 5 मिनट में रेट कुछ अलग था, अगले 10 मिनट में रेट कुछ अलग था, अगले 20 मिनट में रेट कुछ अलग था, लेकिन रेट कांस्टेंट मेरा सेम था, वो नहीं बदल रहा था। रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा था बट रेट कांस्टेंट के नहीं बदल रहा था। वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेरी लगातार कम होती जा रही है, उससे बिल्कुल नहीं बदलने वाला। वो तो सिर्फ एक सूरत में बदलेगा, और वो सूरत क्या है? जब आप टेम्परेचर को बदलो। तो टेम्परेचर को मैं शुरुआती चैप्टर में बिल्कुल नहीं बदलूंगा, लास्ट के कॉर्नर पे जाके बदलूंगा टेम्परेचर को। तो अभी आप ध्यान रखें कि किसी भी रिएक्शन में जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, फ्रॉम द 0 टाइम टू द इनफाइनाइट और द लास्ट टाइम, अगर मैंने उस पूरे रिएक्शन को करते हुए टेम्परेचर मैनेज किया, सेम रखा, तो के की वैल्यू पे कोई बदलाव नहीं आएगा। शुरू से लेके आखिरी तक वो के सेम बना रहेगा। ये 2 मैं कह सकता हूँ की पॉइंट रहेंगे हमारे इस रेट कांस्टेंट के को जानने के लिए और रिएक्शंस के मैकेनिज्म और बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे फर्दर अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो डायमेंशंस हैं, यूनिट्स हैं के की, वो डिपेंड करती हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब इस एन पे डिपेंड करती हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स स्लो स्टेप में कितने इन्वॉल्व थे उस पर डिपेंड करती हैं। ये एन का वैल्यू तो मैं बोल रहा था 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, 1 2 3 ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो हर बार जो के का यूनिट होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। चलिए देखते हैं, एक बार यहीं पे करके देख लेते हैं, 1 ही मिनट में काम क्लियर हो जाएगा हमारा। रेट का यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का मोल पर लीटर पर टाइम, ये हमारा रेट का यूनिट है। या एक और भी होता है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, एटमॉस्फेयर पर टाइम, दोनों को साथ साथ देखते चलेंगे। ये आपका रेट का यूनिट है। और ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर n। यहाँ भी वही लिख देता हूँ, बट प्रेशर था, क्योंकि एटमॉस्फेयर में रेट लिया है तो कंसंट्रेशन नहीं होगी, नीचे प्रेशर होगा, तो एटमॉस्फेयर रेज़ टू द पावर n। ध्यान दीजिएगा, 2 सिचुएशंस हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस गिवन है तो मोल पर लीटर लेता था, रेट मोल पर लीटर पर टाइम में आता था। और अगर रिएक्टेंट्स के प्रेशर्स गिवन है तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर काउंट करता था, या mmHg में, व्हाटएवर, एटमॉस्फेयर पर टाइम। तो यहाँ पे फिर मोल पर लीटर पुट नहीं करूँगा, प्रेशर ही पुट करूँगा, तो प्रेशर ऑफ दैट रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर n कर दिया है।
अगर सपोज रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू जीरो, मतलब ये वाली वैल्यू जीरो, मतलब कोई भी रिएक्टेंट स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, तो मोल एक्स रेज टू द पावर 0 1 होता है, यानी कि इसका जो पावर 0 लिखा है वो मैंने 1 हो जाएगा। तो यही आपकी जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी, मोल पर लीटर पर टाइम। ये आपका के का यूनिट होगा जीरो ऑर्डर के लिए। या इसको आप देखें, एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर पर टाइम वो आपका यूनिट होगा जीरो ऑर्डर के लिए। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 1। अब देखें, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, टाइम इनवर्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास टाइम इनवर्स की यूनिट रहेगी, के की यूनिट वो टाइम इनवर्स होगी। यहाँ पे भी सेम है, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम इनवर्स आपके पास डायमेंशन बचेगा। सेकंड ऑर्डर के लिए देखूँ, सी हेयर, यहाँ रेज टू द पावर 2 कर देता हूँ, तो एक कैंसिल होगा, एक फिर भी बचेगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ मोल पर लीटर, तो एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, यूनिट लिखता हूँ फिर इसकी सेकंड ऑर्डर के लिए। तो मुझे लगता है आप आसानी से सजेस्ट कर पाएंगे कि ये जो यूनिट होगा कट जाएगा, ये नीचे मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ ये बन जाएगा लीटर पर मोल पर टाइम। ये मेरा सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट होगा। या यहाँ पे देखूँ मैं तो एक एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कटेगा, एटमॉस्फेयर इनवर्स टाइम इनवर्स वो हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट होगा। और अगर मुझे थर्ड ऑर्डर के लिए पता करना हो तो यहाँ रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। अब दो एक बार कर दिए, एक बार, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम हो जाएगा। या यहाँ पे भी अगर मैं थर्ड ऑर्डर करता हूँ तो एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर -2, एक तो कैंसिल हो जाएगा, टाइम इनवर्स वो आपका के। और इस तरह से अगर आप फ्रैक्शंस में भी चाहें, लाइक यहाँ 1.5 पुट करेंगे तो 0.5 आपका पावर रह जाएगा, या आप उसको स्क्वायर रूट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है जिसमें आप देख के बता सकते हैं कि के की यूनिट्स डायमेंशंस हमेशा ऑर्डर पे डिपेंड करेंगे, अगर ऑर्डर बदलता है तो डायमेंशंस भी बदल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बताऊँ के का, तो जो सिग्निफिकेंस में आता है कि वो हमें स्पीड ऑफ द रिएक्शन का आइडिया देता है। दो रिएक्शंस दे रखी हैं आपको, दोनों का के वैल्यू बता रखा है, जिसका भी के वैल्यू हायर होगा मतलब उस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका भी के वैल्यू हायर होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। ये सब बातें हम लोग कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ के अंडर में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ और कुछ और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के साथ यहाँ पे बढ़ेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर और एक एलिमेंट्री रिएक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं, या मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या कुछ अलग चीज़ें होती हैं, उनको कैसे समझा जाए। इन सब बातों के साथ और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप इन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें, अपने दिमाग में सेटल करें, ताकि इस चैप्टर पर अच्छे से आप कमांड कर पाएँ। टेक केयर, गुड बाय।